अभी 2-3 दिन पहले अभी बहुत चर्चित एक मूवी का आप सबको पता होगा कि हमारे पूरे देश को एक अलग तरह की दिशा और परिवेश की तरफ ले जा रही है। वो फिल्म हमारे देश के ही कुछ पीड़ित लोगों की कहानी है, कश्मीर फाइल्स। अभी 2-3 दिन पहले मुझे उसे देखने का मौका मिला और देखने के बाद मैं 2-3 दिन से कुछ असहज महसूस कर रहा था कि ये घटना तब हुई जब देश हमारा आज़ाद था और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग दुहाई देते हैं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है, उसके रहते हुए और देश की जब बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तब ये घटना हुई कि वहाँ के एक कश्मीर के एक वर्ग को, कश्मीरी हिंदू को पीड़ित होना पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको पंडित बोल के ये किस माइंडसेट और किस परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए प्रयास किया गया है, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों ने कैसे इस चीज़ को, माइंडसेट को, इस परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए हिंदू जो है वो हिंदू है, चाहे वो बंगाल में है तो भी हिंदू है, बंगाल का पंडित वो भी हिंदू है, यूपी का पंडित वो भी हिंदू है। अब कश्मीरी पंडित बोल के उसको क्या क्या माइंडसेट, क्या डाइवर्सन, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, क्या उनकी सोच थी, ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि जो हिंदू हो कहीं भी हिंदू ही है, उसे कश्मीरी पंडित बोल के अलग से क्लासिफाइड करने का कोई मतलब नहीं है। वो पीड़ित है तो वो पहले हिंदू है, बाद में पंडित है, चाहे जो भी है वो बाद में ही है। ये घटना जो है ये दिखाई गई है 1990 के कालखंड के दौरान, उसके बाद के जो घटना चक्र वहाँ हुए हैं वहाँ के बारे में दिखाया गया है और उसमें उन लोगों को काफ़ी दिखाया। और जो अभी कुछ एक विरोधी पक्ष जो इस फिल्म के बारे में कुछ विवेचना कर रहे हैं और अपना अपना मंतव्य रख रहे हैं कि ना इसमें तथ्यों को ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया, तो मुझे भी लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं ठीक बोल रहे हैं कि तथ्यों को ठीक नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जिस तरह से त्रासदी हुई है और जितना वहाँ पर संतरास हुआ है, जिस तरह का वहाँ पे एक्सोडस हुआ है और मास जीनोसाइड हुआ है, उसका मेरे समझ से, मैंने जो कुछ दिनों से अध्ययन किया इस बारे में, मुझे लगता है इसका 20-30% ही ये 2-2.5 घंटे की पिक्चर में दिखाने का एक सफल प्रयास किया है निर्देशक ने। तथ्य को आप देखेंगे तो 1941 से लेकर के जब कश्मीर में हिंदू आबादी तकरीबन 15% थी, वो 50 साल 1990 तक आते आते वो गिर करके 2% पे आ जाती है और 1993 में तो वही प्रतिशत गिर के 0.01% तक आ जाता है। तो आप समझ लें कि ये जो है ये 90 से 93 या उसके बाद में 2003 या उसके बाद में जो भी सरकारें आती गई है या जो भी गवर्नर या शासन रहता गया है, इस दौरान जो भी ये वहाँ पर पलायन हुआ या जो भी वहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ, ये मास भले ही 1990 या उसके बाद या 89-86 उसके बाद से हुआ, 1986 के बाद से ही हुआ, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है ये काफ़ी दिन पहले से ही चली आ रही है। तो ये एक किस विचारधारा और किस जिहादी मानसिकता से ये काम किया गया है, इसमें हमारे जो देश के बॉलीवुड भी वो उस चीज़ को रूपांतरित करने में अपने फिल्मों में उन्होंने दिखाया है कि कैसे मुगलों का गौरवशाली इतिहास था, जो कि कहीं भी सत्य नहीं है। अच्छा, एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर का इतिहास काफ़ी पुराना है और राजतरंगी जो कल्हण जी ने लिखी थी,
उसमें तो माने ईसा के 1184 ईस्वी BC से माने हिंदू राजाओं का वहाँ पे वंश के बारे में हमें पता चलता है। और तो और आप विष्णु शर्मा के पंचतंत्र को भी आप उठा के देख लें तो वो पंचतंत्र भी विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र वहीं पे लिखा था। शंकराचार्य की भूमि रही हुई है। श्रीनगर जो वहाँ का दिल है, जो वहाँ की राजधानी है, श्री जिसे हम लोग हिंदू देवी लक्ष्मी का नाम के रूप में श्री का व्यवहार करते हैं, तो श्रीनगर जो वहाँ की राजधानी है वो भी हमारे ही नाम और व्यवहार से और हमारे ही चीज़ों से ही वहाँ पर उनका नामकरण किया गया है। नागवंशी राजाओं का भी वहाँ काफ़ी शासन रहा है। कई बड़े बड़े वहाँ के जो क्षेत्र हैं और इलाके हैं वो नागवंशी राजाओं के या उनके माने नाग से प्रभावित होकर वहाँ के नाम लिखे गए हैं। अनंतनाग उसमें से एक मूल जगह है जो वहाँ पर है। ऐसे ढेरों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो शारदा पीठ है, जो अब जिसको माने तहस नहस कर दिया गया है, वो भी माता शारदा का 5000 साल पुराना मंदिर है। फिल्म में कई एक घटनाएं जो हैं मुझे काफ़ी भीतर तरफ से झंझोड़ देती हैं। जैसे अनुपम खेर जी का मैंने देखा कि जब वो रेफ्यूजी कैंप में जिहादियों ने चलिए जो काम किया, जिहादियों ने जो मारा काटा, वो अपने सोच के लिए वो उस चीज़ के लिए प्रस्तुत थे, वो किए। लेकिन जो एक सरकार, जो एक सुनियोजित सरकार होती है, जो एक व्यवस्था प्रदान करती है, जो उन कश्मीरी हिंदुओं को रेफ्यूजी कैंपों में ला करके जो उन पर संतरास चलाया गया, जो उनको खाना के ठीक से व्यवस्था नहीं दी गई, यहाँ तक कि सैकड़ों हिंदू वहाँ मारे गए, सांपों और बीमारियों के वजह से मारे गए, जिसके लिए तो हम किसे जिम्मेदार थे। उस समय तो देश ऐसा नहीं था कि देश आत्मनिर्भर नहीं था या देश में कोई खाद्यान्न का बहुत भारी संकट था। लेकिन आप देखें वो कैंपों में जहाँ पे 2 से 3 आदमी रहने मुश्किल से रहने की जगह थी, वहाँ 20-20, 25-25 लोगों को उन टेंटों में रहना पड़ा। अनुपम खेर जी जिन्होंने पुष्कर का किरदार वहाँ पे निभाया है, उनको आप देखेंगे, वो जब घर में मैं देखा मुझे पीड़ा हुई कि जब घर में उनके बच्चों को खाने की ठीक से वो चावल नहीं व्यवस्था हो रहे थे, तो वो बोले कि चलिए मैं खाना, मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और वो अपने टेंट से बाहर निकल करके एक पार्ले जी का छोटा बिस्किट अपने टिफ़िन डब्बे से निकाल के उसको चाटने की कोशिश करते हैं, और उसको खा भी, वो एक बिस्किट को भी नहीं खा सकते क्योंकि वो काम उनको कल भी करना पड़ेगा, और वो कल भी कर चुके थे उस काम को। माने इस तरह की पीड़ा एक आतंकवादी उस समय 1990 के समय में जब वो अपने हथियार के साथ में सरकार के सामने सरेंडर करता है, तो उसे रिहेबिलिटेशन करने के लिए सरकार 2 लाख रुपए दे रही। लेकिन ये कश्मीरी हिंदू, इनको विस्थापितों को इनको मुआवजे के रूप में 800 से 1000 रुपये प्रदान किए जा रहे थे। ये किस तरह का सोच और किस तरह की मानसिकता है ये इस देश में हो रही थी। ये जिसे हम भारत भूमि, हिंदू भूमि और कश्यप ऋषि के नाम पे रखा हुआ जो कश्मीर है, उस भूमि को हम लोग जानते हैं, वहाँ पर ये घटना हो रही थी। ये काफ़ी माने हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी है। आज गिरजा टिक्कू जी की जो मैंने उसमें जो शारदा दी के किरदार के रूप में जिस किरदार को दिखाया गया, जो संभवतः मुझे लगता है गिरजा टिक्कू जी के साथ में जो घटना हुई, जिनको आरे से चीर दिया गया, उनकी घटना को मैंने पढ़ा तो वो एक लैब टेक्नीशियन थी जो अपने सैलरी का पैसा लेने अपने पड़ोसियों के जानकारी के अनुसार वो लेने के लिए अपने गई थी। उनको वहाँ पे निवस्त्र करके, उनके साथ में रेप करके उनको आरे से चीर दिया गया। कितनी नृशंस ये घटना है। और आरे से चीर करके भी जब बाद में इसकी जांच हुई और इसका जब कुछ पता चला तथ्यों का, तो पता चला कि जिस समय उनको आरे से चीरा गया तब वो जीवित अवस्था में थी। अब समझ लीजिए कि ये माने किस तरह की माने क्रूरता, क्या जिहादीपन, माने क्या पाशविकपन, क्या जानवरपन, इस बारे में माने कुछ भी बोला जाए तो कोई माने सीमा ही नहीं। आज कर्नाटक में ये हिजाब का मामला, ये जो दिखा रहे हैं कि
महिलाओं को बने वस्त्र और ये हिजाब और ये बुर्का पहनाया जाए, तो वहाँ पर ये बहनें और बेटियाँ जिस मजहबी किताब को ये ले करके बेच करके भी बोल रहे, तो उस समय वो क्या विचारधारा वहाँ पर नहीं थी, इनका इन्होंने क्या विरोध किया, वहाँ पे निवस्त हुए। तो एक तरह से इनका एक भी कॉन्डेम स्टेटमेंट भी मुझे कहीं पर भी मैंने खोजा तो मुझे कहीं भी नहीं मिला है। माने एक सोची समझी एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक और एक माने कि एक ये जगह छोड़ के निकल जाएं और इस चीज़ को ये अपना एक्वायर कर लें, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि ये माने नृशंस घटना जो है इसका कहीं भी कोई भी अंत और तथ्य समझ में नहीं आता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा त्रासदी है और ये एक तरह से सीख है। अगर आज भी बांग्लादेश और ये सब की घटना जहाँ पर तो 370 नहीं, आज हमारे देश का वहाँ पे बहुत अच्छा संपर्क है, 370 का मामला भी नहीं है। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका वहाँ के प्रधानमंत्री से जो इतना सुंदर संपर्क है, उसके बाद भी वहाँ 200 आदमी जा कर के इस्कॉन टेम्पल को, अभी कल की घटना मुझे पता चली कि वो उसको रैंचेक कर दिए, तहस नहस कर दिए हैं, इस तरह से वहाँ पीड़ित। तो ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी और क्या इसका अंत है, ये इसको पीड़ा के साथ में मुझे व्यक्त करना पड़ रहा है। अब इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको क्या बोलूँ, अब आप सब खुद ही समझदार आदमी हैं। मीडिया वाले जो है, मीडिया अपना काम करती है। उस समय जो बरखा दत्त जैसे जो मीडिया पैनलिस्ट जो उस समय कवरेज देते थे, अब उनके पति का नाम भी आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस मानसिकता से काम करते थे। उनके पहले पति का नाम मोहम्मद मीर और दूसरे का नाम हसीब मियाँ है। अब आप ये समझ लीजिए कि अब ये क्या माइंडसेट इनका रहा होगा, और ये नाम है इनका बरखा दत्त, और ये वहाँ पर मीडिया का कवरेज करती थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सारे मीडिया वाले ऐसे हैं, कुछ मीडिया ने निष्पक्ष काम भी किया है और उनका बहुत ज़्यादा तथ्य सामने लाने का उन्होंने प्रयास भी किया था उस दौरान। उनके बारे में भी जो सोर्सेस में मुझे खबर मिली है, जो मेरे पास में मेरे अवेलेबल जानकारी में निकाल सकता हूँ, मैंने निकाला है और सामने लाने का प्रयास किया है, आपको बता भी रहा हूँ। अब ये देश और देश की नागरिकता को अब ये देखना है। इस फिल्म से एक देश में एक संदेश गया है और 600 स्क्रीन से आज 4500 स्क्रीन तक भी पहुंचाने में भी देश की जनता और ये समाज का एक बहुत बड़ा जोर लगा है। आज सारे शोज आज हाउसफुल जा रहे हैं। ये एकजुटता भी बहुत बड़ी ताकत है, तो इस एकजुटता को आने वाले समय में और बढ़ाना है और इस तरह के किसी भी त्रासदी और जीनोसाइड ऐसी और भीषण आक्रांत हमारे देश को देखना न पड़े या पूरे विश्व को न झेलना पड़े, इसके लिए सदैव अपने आप को तैयार रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।